एक बड़ी खबर नेपाल में सरकार को लेकर कुछ दिन में होने वाली है बैठक। राष्ट्रपति भवन में बैठक होने वाली है। सुशीला कार्की के नाम पर ज्यादातर नेता सहमत है। माओवादी के नेताओं के साथ भी बातचीत की गई है। राष्ट्रपति के साथ आर्मी चीफ जस्टिस मौजूद रहे। तो नई अंतरिम सरकार को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। सुशीला कार्की के नाम पर जेनजी तैयार हैं। नेपाल में जिस तरह से हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए, उसके बाद अब यह माना जा रहा है कि अब सुशीला कार्की की जिम्मेदारी संभालने के बाद हालात कुछ सुधर सकते हैं, कुछ बेहतर हो सकते हैं। 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी सुशीला कार्की। नेपाल की अंतरिम पीएम बनने वाली हैं क्या, ये एक सवाल है, क्योंकि उनके नाम पर लगातार चर्चा चल रही है। 1989 में विराटनगर से उन्होंने वकालत शुरू की थी। 2009 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज नियुक्त हुई थी और इस तरीके से उनका अब तक का सफर रहा है। जानकारी यह है कि नेपाल में अब वो पीएम बन सकती हैं, अंतरिम पीएम बन सकती हैं। 2016 में ही नेपाल की पहले चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी तैनाती होती है। 7 जून 1952 को उनका जन्म हुआ। विराटनगर से वकालत की शुरुआत की और इस तरीके से उनका अपना करियर शुरू होता है। और ये नेपाल के लिए भी सोचिए एक ऐतिहासिक जरूर फैसला होने वाला है। नेपाल में सरकार को लेकर अब से कुछ ही दिन में बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश होने वाली है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की नेपाल के लिहाज से। नेपाल में जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे जेनजी सड़कों पर उतर कर आते हैं और उसके बाद सरकार को घुटनों पर ला देते हैं। 11 सितंबर को काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर पर नेपाली सेना और जेनजी प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी थी और इसी में अंतरिम सरकार के मुखिया का नाम तय होना था। एक के बाद एक जेनजी ग्रुप्स आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने लगे। तभी इनमें से कुछ गुटों के बीच बहस शुरू हुई और देखते देखते मारपीट की नौबत आई। प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर ही टूट पड़ते हैं। तो आलम यह है कि वहां पर अब अंतरिम सरकार का बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका की तस्वीरें, किस तरह से बांग्लादेश की तस्वीरें, उसके बाद में हालात को काबू करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन बेहद जरूरी रहा। अब यहाँ पर भी सुशीला कार्की अगर जिम्मेदारी संभालती है तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो मामला इतना ज्यादा गर्माता जा रहा है, जो नेपाल जल रहा है, शायद वहां पर कुछ अलग तस्वीरें नजर आए। तो अंतरिम पीएम को लेकर जेनजी में दो फाड़, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। सेना हेडक्वार्टर के बाहर जेनजी गुटों में ही झड़प हो जाती है। एक गुट ने सुशीला कार्की के नाम का विरोध भी किया है। तो किस तरीके से जो बैठक होनी थी उस दूसरे दौर की बातचीत के दौरान में ही अंतरिम सरकार के मुखिया का एक तरफ जहां नाम तय होना था, वहीं एक के बाद एक जेनजी ग्रुप्स आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने लगे और तभी इनमें से कुछ गुटों के बीच बहस शुरू हो जाती है और देखते देखते मारपीट की नौबत आ गई। प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर ही टूट पड़े। नेपाल में तख्ता पलट हुए 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक तय नहीं हो पाए कि नेपाल की अंतरिम सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा और सरकार का स्वरूप क्या होगा। जेनजी करीब 10 अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी दावेदारियां हैं। कुछ का आरोप है कि सेना ने बातचीत के लिए बुलाया लेकिन हेडक्वार्टर के अंदर नहीं जाने दिया। कुछ इस बात से नाराज है कि सेना ने बातचीत में राजनीतिक पार्टियों को क्यों बुला लिया। सेना के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि वो प्रदर्शनकारियों के इतने गुटों में से आखिर बात किससे करें। जेनजी प्रदर्शनकारियों के सभी गुट सिर्फ काठमांडू के मेयर बालेन शाह के नाम पर एकमत है, लेकिन बालेन खुद मुखिया नहीं बनना चाहते। वहीं नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन सहमति नहीं बनी क्योंकि जेनजी युवा पीएम चाहते हैं। एक तरफ जहां बालेन शाह के नाम पर सब एकमत हैं, तो दूसरी तरफ बालेन शाह खुद मुखिया नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में अब कार्की के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब फिर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जेनजी गुट आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में सेना के सामने भी कई चुनौतियां हैं कि आखिर बातचीत किससे की जाए। तो काठमांडू में जेनजी के अलग अलग गुटों से लगातार बातचीत करने की कोशिश हो, ऐसी उम्मीद जेनजी ग्रुप्स को है। लेकिन यहाँ देखिए 2009 की बात करते हैं। माओवादी प्रचंड ने पीएम की कुर्सी छोड़ी। 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ। 2014 में नए संविधान को स्वीकार किया गया। 24 में राजशाही वापस लाने की मांग उठी। 25 में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ में युवा आंदोलन शुरू हो जाता है। 29 सालों से नेपाल लगातार जल रहा है। और नेपाल के हालातों के मद्देनजर भारत नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल मुस्तैद है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी का हाई अलर्ट है। बॉर्डर से अब तक 63 कैदियों को पकड़ा गया। भारत में घुसने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो दरअसल इसी प्रोटेस्ट के दौरान में जो जेल से कैदी थे वो फरार हुए और ऐसे में जानकारी ये है कि उन कैदियों ने भारत में एंट्री करने की कोशिश की। खबर यह है कि उनमें से कई कैदियों को पकड़ लिया गया है। अब तक बॉर्डर से 63 कैदियों को पकड़ा गया है जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो जो बॉर्डर्स हैं उनको चाक चौबंद किया गया है। वहां पर एसएसबी का हाई अलर्ट है। बॉर्डर से अब तक 63 कैदियों को पकड़ लिया गया है। भड़की हिंसा और इस बीच नेपाल की इस भड़की हिंसा के बाद में
नेपाल से भारत में एंट्री ना हो ऐसे तत्वों की, उसको लेकर पूरी तैनाती जबरदस्त की गई है। एसएसबी का हाई अलर्ट यहां पर है। अब तक 63 कैदियों को पकड़ा गया है और भी अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है तो उस पर भी निगरानी लगातार की जा रही है।